योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। तो कल हम लोग फेरिंग्स के बारे में, इसोफेगस के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे, है ना? क्लियर होगा कल सभी को, कल का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, आज इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग सभी लोग। तो सभी लोग बने रहे क्लास में। आज हम लोग देखने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आपको नजर आ रहा है। ओके, इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के डीजेआई हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसे याद कर चुके हैं, इसे हम लोग डीजेआई से याद रखेंगे। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। डी जे आई। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कल हम लोग स्टमक के बारे में भी देखे थे, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में पूरे पढ़ चुके थे। अब हमारा स्टमक के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया को हम लोग पढ़ेंगे आज। उसके साथ ही हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला है और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, सेम पिक्चर आपको यहाँ पे और भी क्लियर तरीके से समझाया गया है। ये आपके स्टमक वाला एरिया हो गया, ये आपका स्टमक वाला एरिया है। ओके, ये आप देख रहे हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, ये सारा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है आपका, ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, जिसमें आपके ड्यूडेनम, जो कि आपके स्टमक के जस्ट बाद शुरू होता है, जिसकी आकृति सी जैसी होती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ड्यूडेनम की आकृति पूछी जाती है किस तरीके की होती है, तो सी जैसी होती है। ठीक है, सी के बाद डी आता है, ऐसे याद रखेंगे, सी के बाद डी आता है, सी डी। ठीक है, उसके बाद आपका ड्यूडेनम का एरिया आता है एंड देन आपका इलियम का एरिया आता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फिलहाल के लिए। ओके, पिक्चर आप इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के परिचय के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसकी संरचना क्या है, कितनी लंबाई है, ये सारी चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबी जो है नलीनुमा जो है क्या है, संरचना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट जो है आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगर पूछा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका क्या है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा नलीनुमा संरचना। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 6 मीटर लगभग देखने को मिलता है, 6 मीटर। ठीक है, फीट में बात करेंगे तो 20 फीट। ओके, 6 मीटर, फीट में बात करेंगे तो 20 फीट। अगर इसकी व्यास की बात करते हैं, डायमीटर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका व्यास का बात करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा डायमीटर जो है ये कितना है, तो 2.5 से लेके या तो फिर 3 सेंटीमीटर, या तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच हमें देखने को मिलता है, क्या हमारा डायमीटर, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, साथ में अगर हम लोग बात करेंगे कि स्टमक के बारे में, कल हम लोग देखे थे, स्टमक का सबसे नीचे वाला जो रीजन है, जिसे हम लोग पैलोरिक रीजन बोलते हैं, तो आपके स्टमक के पैलोरिक इंड से जो क्या शुरू होता है, हमारा ड्यूडेनम शुरू होता है। ओके, शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल जंक्शन पर समाप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू कहाँ से हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपके पैलोरिक इंड से शुरू हो रहा है और समाप्त कहाँ पे हो रहा है, तो इलियोसिकल जो है जंक्शन, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल जंक्शन है, वहां पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसकी शुरू कहाँ से हो रहा है और अंत कहाँ तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैरोलिक इंड से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल जंक्शन तक। ओके, क्लियर होगा सभी को।
ये कोई दिक्कत है बताइए? आज मैं रिवीजन इसी वजह से नहीं कराई क्योंकि कंप्लीट करना भी जरूरी है। कल एक बार मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है? आज पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, इस वजह से। यहाँ तक क्लियर होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े? ओके। ये चीजें तो हम लोगों को याद हो चुकी है अच्छे तरीके से कि हमारा छोटी आंत जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला ड्यूडेनम, उसके बाद जुडेनम और उसके बाद इलियम, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको डीजेआई याद हो चुका होगा, ठीक है? और ड्यूडेनम की आकृति कैसी है? तो सी आकृति की है, ठीक है? डी से पहले सी आपको याद रखना है। ओके, पिक्चर पढ़ने के बाद मैं फिर से एक बार दिखा दूंगी ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए। अब लोग सबसे पहले डिओडेनम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपकी छोटी आंत का सबसे पहला ऊपरी भाग है। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग भी इसे हम लोग बोलते हैं। ड्यूडेनम सबसे पहला और सबसे छोटा, फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके साथ ही अगर इसको देखेंगे, लंबाई अगर की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर से 10 इंच, अगर इंच में बात करेंगे तो 10 इंच, सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, उसके साथ ही अगर इसकी आकृति की बात करेंगे तो सी जैसा होता है ये। ओके, सी जैसा होता है और यह पेनक्रियाज को घेरता है। पेनक्रियाज, जैसे कि आप यहाँ पे इस तरीके से स्टमक आपका था, ये आपका सी जैसा आकृति बन रहा है, यहाँ पे आपके क्या है? पेनक्रियाज है। तो इसी वजह से बोला गया है कि ये क्या करता है? पेनक्रियाज को घेरता है, ठीक है? क्या करेगा? पेनक्रियाज को घेरेगा। सी जैसी आकृति ये हो गई, ये आपके ड्यूडेनम का आकृति है, ये आपका ड्यूडेनम का आकृति है। और क्या कर रहा है ये? पेनक्रियाज को, ये आपका जो पेनक्रियाज है इसे क्या कर रहा है? इसे घेरता है। ओके, उसके साथ ही क्या देखेंगे इसमें? इसमें जो है कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक जूस खुलते हैं। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है और साथ में जो पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जो डक्ट है वो यहाँ पे क्या होते हैं? खुलते हैं हमारे कहाँ पे? तो ड्यूडेनम में खुलते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस छोटी आंत में पहुंचता है। तो यहीं से जो है आपकी जूस का जो है सिक्रेशन वो आपके ड्यूडेनम से शुरू हो जाता है। किस डक्ट से शुरू होता है? तो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ पे खुलेगा? आपका ड्यूडेनम में खुलेगा। और क्या निकलेगा उससे? तो बाइल जूस निकलेगा और पेनक्रिएटिक जूस कहाँ पे पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा, ठीक है? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये क्या करेगा? ये भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। तो यहीं पे जो है ब्रेक डाउन होता है आपके फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है? छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन होता है ना, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे आपके फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है? किसके वजह से? तो यहाँ पे जो है आपके कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट जब यहाँ पे खुलते हैं तो उससे बाइल जूस और आपके पेनक्रिएटिक जूस निकलते हैं जो आपके भोजन को पूरी तरीके से पचाता है। ओके, पूरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने का कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। ओके, मीनाक्षी जी, जोशना जी, मेघा जी, चलिए सब लोग एक्टिव रहिएगा, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जेजुनम के बारे में पढ़ेंगे। जेजुनम जो है हमारा छोटी हाथ का क्या है? तो दूसरा भाग है जेजुनम। ये हमारे छोटी हाथ का क्या है? दूसरा भाग है। और ये ड्यूडेनम के बाद आता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हमारे छोटी आंत का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम है, उसके जस्ट बाद हमारे क्या देखने को मिलेगा? तो आपके ड्यूडेनम देखने को मिलेगा। ओके, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2.5 मीटर से 8 फीट, फीट में बात करेंगे तो 8 फीट, और अगर लंबाई का लगभग बात करेंगे तो 2.5 मीटर होता है। इसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है और रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है। तो यह यानी कि यहाँ पे आपको इसका वाल जो है वो थीकर दिखेगा। थीकर मीन्स मोटा, दीवारें इसकी मोटी होती है और हाईली जो है वस वस्कुलराइज वस्कुलराइज्ड होती है, यानी कि रक्त वाहिकाओं से भरी होती है यहाँ पे। ओके, रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है क्या? तो जेजुनम, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है, ये थिकर होता है और साथ में रक्त वाहिकाओं से भरपूर होता है। ओके, वस्कुलराइज्ड।
उसके साथ ही यहाँ पर भोजन के अधिकांश पोषक तत्व का यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण। क्योंकि आपके यहाँ पे रक्त वाहिका है, आपके रक्त वाहिकाओं में क्या होगा, अवशोषण होगा। इस वजह से यहाँ पे भोजन के अधिकांश तत्वों का जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कहाँ पे अवशोषण होता है, तो हमारी छोटी आंत के कहाँ पे होता है, ज्यूजेनम में होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों का यानी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आपको जेजुनम में ध्यान रखना है। ओके, इससे पहले हम लोग देखे डेडुनम के बारे में, जहाँ पे आपके बाइल जूस और साथ में आपके पेनक्लिटिक जूस वहां पे आके वहां पे डक खुलता है, जो कि आपके छोटी आंत में मिलने का कार्य करता है, जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का कार्य होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के बाद जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उसको जो है सोख लिया जाता है कहाँ पे, तो जेजुनम में जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को अवशोषण किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलियम के बारे में। इलियम जो है ये छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ठीक है, सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है, छोटी आंत का, तो इलियम आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो 3.5 मीटर, और फीट में बात करेंगे तो 12 फीट। ओके, 3.5 मीटर और फीट में बात करेंगे तो 12 फीट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भोजन धीरे धीरे, यहाँ पे जो है धीरे धीरे भोजन के शेष पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यानी कि जो हमारा जेजुनम में जिसका अवशोषण हो चुका है, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है पोषक तत्व, तो उसका अवशोषण होने का कार्य कहाँ पे होता है, आपके इलियम में होता है। जैसे कि विटामिन B12, यहाँ पे विटामिन B12 साइनोकोबालामिन बोलते हैं ना जिसको, तो विटामिन B12 और पित्त लवण यानी कि बाइल साल्ट, इसका अवशोषण कहाँ पे होगा, तो आपके इलियम में होगा। कहाँ पे, इलियम में। विटामिन B12 और आपके पित्त लवण का अवशोषण, बाइल साल्ट का अवशोषण कहाँ पे होगा, तो आपके इलियम में होगा। ओके, और इसका अंत जो है इलियोसिकल वॉल पर होता है, जो कि आपकी बड़ी आंत का भाग है। इलियोसिकल वॉल पर होता है, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है। इलियोसिकल वॉल्व जो है ये आपके इलियम से आपको इलियोसिकल ध्यान रखना है। ये जो है आपके छोटी आंत और बड़ी आंत को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। छोटी आंत का अंतिम भाग होता है ये। ओके, क्लियर है यहाँ तक, बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ओके नंदिता जी, उसके बाद संरचना देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर और फीचर्स देखेंगे। छोटी आंत की जो अंदरूनी सतह होती है, जो इनर सरफेस होता है छोटी आंत का, इनर सरफेस, वो विशेष रूप की बनी होती है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, पाचन और अवशोषण अधिकतम हो सके। इसी वजह से यहाँ विशेष प्रकार की जो है बनी होती है इसकी अंदरूनी, यानी कि जो इनर सरफेस होता है वो, ताकि हमारा डाइजेशन और साथ में अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कुलर पोल्स यहाँ पे होते हैं, पीलियक सर्कुलियर्स। ये क्या होता है, ये वृत्ताकार जो है सतह होता है, यानी कि फॉल्स होता है, सतह का क्षेत्र होता है, सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया को क्या करता है, ये बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन और साथ में आपका डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये सर्कुलर आपको ध्यान रखना है, सर्कुलर पोल्स। उसके साथ हम लोग विलाई देखते हैं, जिसको विलस भी बोलते हैं, विलाई। ये जो है छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, जो कि अवशोषण करती है। तो अवशोषण का कार्य कौन करेगा, तो विलाई करता है, ये आपको ध्यान रखना है, विलाई। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो और भी सूक्ष्म संरचना होती है, जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर बनाती है, और सतह क्षेत्र क्या करता है, बहुत अधिक बढ़ाती है, तो ये एरिया को और बढ़ा देता है। तो ये माइक्रोविलाई, सर्कुलर फोल्ड, विलाई, माइक्रोविलाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसकी संरचना में हम लोग पिक्चर में इसको देखेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, ज्योत्सना जी, मेघा जी, रुपेंद्र जी, पवन जी, प्रतिमा जी, मीनाक्षी जी, रति जी, आशा जी, आभा जी, श्रद्धा जी, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी एक्टिव रहिए। ये आप देख सकते हैं, ये विलाई है, इंटेस्टिनल यानी कि इंटेस्टाइन का विलाई।
और ये जो आपका माइक्रोविलाई है, यहाँ पे सभी हमारा जो है सेल, हमारे सभी टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बना था। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में लोग पढ़े हैं ना, तो ये एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल टिश्यू से हमारा ये बना हुआ माइक्रोविलाई। तो ये आपका माइक्रोविलाई है, ठीक है, ये आपकी छोटी आंत का माइक्रोविलाई है। ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आपकी जो नली है, नली के ये जो दिख रहा है आपको गोल गोल जो संरचना दिख रही है पूरे, ये आपके क्या है, विलाई के हैं। ओके, और विलाई के जस्ट ऊपर जो है आपको माइक्रो विलाई वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। अभी कैसे डाइजेशन होगा ना वो भी देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या क्या है, ठीक है। पहले नॉर्मल नॉर्मल ऊपर से भी गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पाचन भी होता है। अभी पहले देखेंगे छोटी आंत में रस, इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटेस्टाइन वाले जूस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग स्यूकस इंटरस बोलते हैं, ठीक है। स्यूकस इंटेरियस, सॉरी, इंट्रिकस, ठीक है, इंट्रिकस। ये आपको दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो स्यूकस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि छोटी आंत में क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या निकलता है, जूस निकलता है, विशेष प्रकार के रस निकलते हैं जिसको हम लोग स्वीकस इंटेरिकस बोलते हैं, स्वीकस इंटेरिकस। और ये रस क्या करता है, क्या होता है, तो एंजाइम से भरपूर होता है। हम लोग पढ़े थे शुरुआत में ही कि एंजाइम्स और जूस पूरी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन का कार्य करता है। तो यहाँ पे एंजाइम से भरपूर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे एंजाइम से भरपूर जो है हमारे भोजन को पचाने का यहाँ पे कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ रस, ऐसे रस को एंजाइम से, जो कि एंजाइम से भरपूर होता है। कुछ ऐसे जूस को देखेंगे जिसमें आपके एंजाइम्स होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग माल्टेज को देखेंगे। माल्टेज क्या करेगा, तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुक्रेज, सुक्रेज क्या करेगा, तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, ठीक है। सुक्रोज क्या करेगा, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तोड़ेगा। और आपके जो लैक्टोज है, आपके जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो है, लैक्टेज जो है, ये आपके लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। ओके, हम लोग पढ़े हैं ना पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बारे में पढ़े हैं। तो आपके ये सेकेराइड्स वाले जो है, तो उसी को ये तोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। आपके सुक्रेज जो है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, जो कि आपके बाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और आपके जो लैक्टोज है, आपके लैक्टेज जो है, वो लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे पेप्टिडेज, ये जो है क्या करेगा, तो छोटे पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो हम लोग प्रोटीन का पाचन देखते हैं ना, प्रोटीन, पेप्टिडेज, तो ये छोटे पेप्टाइड्स को क्या करता है, एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग देखेंगे लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, तो ये आपके वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। कौन, हमारा लाइपेज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, पेप्टाइड, और साथ में आपके लाइपेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस मैम। जोशना जी, श्रद्धा जी, हेमलता जी। अब हम लोग देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या फंक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे आपका डाइजेशन होता है भोजन का। अगर देखेंगे तो केमिकली रूप से जो है आपका पाचन, और साथ में एंजाइमेटिक यानी कि रासायनिक रूप से, और एंजाइमेटिक विघटन अगर हम देखेंगे, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है हमारा कहाँ पे होता है, तो ये सारा आपका कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलता है। रासायनिक पाचन, जहाँ पे आपके एंजाइम्स जो है यहाँ पे कार्य करते हैं। उसके साथ ही एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे,
तो एब्जॉर्प्शन आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों का रक्त और लसिका लिम्फ में अवशोषण होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का कार्य करेगा आपके ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, उसके साथ आपके फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों का रक्त में और लसिका में क्या करेगा, अवशोषण का कार्य करेगा। अब हार्मोन्स का स्राव देखेंगे तो यहाँ पे दो ऐसे हार्मोन्स है जो कि आपके पैनक्रियाज और साथ में जो आपका लीवर, हम लोग दो चीज पढ़े थे ना अलग से, एसेसरी ऑर्गन्स हम लोग देखे थे, जो कि क्या करते हैं, तो ये सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये जो है क्या करते हैं, उसे एक्टिव करते हैं ताकि वो सिक्रेशन कर सके जूस का। तो यहाँ पे हार्मोन्स का स्राव जो है करवाने का कार्य करता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। कौन? सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये भी आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, तो छोटी आंत में देखने को मिलता है, जो कि पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाचन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा, तो आपका सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, सीसीक्यू। ठीक है, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। उसके साथ ही इम्यून रोल्स करता है, यानी कि प्रतिरक्षा में भूमिका निभाएगा। तो प्रतिरक्षा में जो है आपके लिम्फोइड टिश्यू जो कि रोगाणुओं से जो है रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, पायर्स पैथेस जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोइड टिश्यू क्या करेगा, तो प्रतिरक्षा का यहाँ पे कार्य करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो हमारा जेजेनम वाला जो एरिया है, वहां पे हम लोग देखे हैं कि रक्त का जो है वहां पे आपका जो वो एरिया है वो रक्त से भरपूर होता है, ताकि वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है आपका सारा वो रक्त में हो जाए, तो वहां पे आपके देखने को मिलता है। ओके, क्लियर है? बताइए। ओके, रोशना जी, वर्षा जी, रावा जी, श्रद्धा जी। अब हम लोग देखेंगे पाचन की क्रिया। यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से अब हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे भोजन आता है, किस तरीके से पाचन होता है। वो हम लोग बस पढ़े थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें को हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार जो है भोजन का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट चरण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अम्लीय भोजन का प्रवेश। आपको पता है कि आपके स्टमक में भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या था, पूरा लिबड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपके HCl से पूरी तरह लैस था आपका फूड, और उसके बाद कहाँ पे प्रवेश करता है, तो आपके ड्यूडेनम में प्रवेश किया है। तो अम्लीय भोजन का प्रवेश कहाँ पे होगा, प्रथम चरण में सबसे पहले अम्लीय भोजन ही तो निकलेगा ना, आपके स्टमक में अम्लीय भोजन है तो ही तो वो जा रहा है ना, ड्यूडेनम में अम्लीय भोजन ही जा रहा है। तो यहाँ पे अम्लीय भोजन का प्रवेश होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में भोजन, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। ठीक है, काइम, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे काइम। बोलस के रूप में आपके स्टमक में आता है भोजन। भोजन जो यहाँ पे हम लोग दो तीन नाम पढ़ते हैं। जब भोजन हमारा मुंह से पाचन होकर जब हमारे इसोफेगस से स्टमक में आता है तो उसको बोलस बोलते हैं, और यही बोलस जब हमारा स्टमक में आता है तो स्टमक में आने के बाद आपका क्या कहलाता है, तो काइम कहलाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे काइम लिखा गया है कि स्टमक से जो भोजन, यानी कि उस स्टमक के भोजन को क्या बोलते हैं, काइम। ये आपके पायरोलिक स्पिंचर के द्वारा छोटी आंत यानी ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। आपको पता है कि पायरोलिक स्पिंचर जो है आपके यहाँ पे छोटी आंत से जो है जुड़ा हुआ है, और छोटी आंत में ये प्रवेश करता है, जो कि पायरोलिक वाले एरिया यानी कि स्टमक का सबसे अंतिम एरिया जहाँ पे आपके पायरोलिक स्पिंचर है, वहां से जो है छोटी आंत यानी कि ड्यूडेनम के प्रथम भाग में ये प्रवेश करता है आपका अम्लीय भोजन। ठीक है, यानी आपका काइम। क्लियर है ये? बताइएगा। ओके, मैम एक बार और बता दीजिए ना। ओके, देखिए सबसे पहले मुख से जो हमारा भोजन स्टमक में आएगा ना, उसको हम लोग बोलस बोलेंगे। ठीक है, और स्टमक का जो भोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। स्टमक में जो हमारा HCl वगैरह मिल जाता है तो उसके बाद भोजन हमारा काइम कहलाता है। ठीक है, फिलहाल अभी ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आपके स्टमक में भोजन आया था,
और यहाँ पे क्या मिला, आपके HCl मिले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे आपका मिला। पूरी तरीके से आपका भोजन क्या है, यहाँ पे अम्लीय है, क्योंकि HCl एक बहुत ही ज्यादा अम्लीय जो है ये अम्ल है। तो HCl जो है, HCl जब इसमें है तो यहाँ पे भोजन क्या है, नीचे जा रहा है तो वो HCl से लेस ही जाएगा ना, HCl अभी तो इसके अंदर ही है ना। तो HCl वाला भोजन जो है कहाँ जा रहा है, अभी छोटी आंत में जा रहा है। और किस जगह से जा रहा है, तो आपको पता है कि हम लोग स्टमक का अंतिम भाग हम लोग पढ़े थे पायरोलिक के बारे में, और पायरोलिक स्पिंक्टर के थ्रू जो है हमारा छोटी आंत जो है वो हमारे स्टमक से जुड़ा होता है। तो भोजन आपके अम्लीय वाला भोजन कहाँ पे प्रवेश किया, ड्यूडेनम में प्रवेश किया, जो कि सी जैसी आकृति होती है। तो यहाँ पे आपके काइम यानी कि जो स्टमक वाले भोजन है वो आपके ड्यूडेनम में प्रवेश किया। बस यही बातें यहाँ पे बोली गई है। क्लियर है, बताइए। ओके, यहाँ पे भोजन क्या है आपका अत्यधिक अम्लीय है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला होता है। अभी जस्ट हम लोग यही बात देखें, क्या है, एसिडिक है हमारा भोजन, क्योंकि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है, HCl मिला हुआ है। ये आपका पहला चरण हुआ जब ड्यूडेनम में प्रवेश किया है आपका भोजन। दूसरा चरण हम लोग देखेंगे अम्लीयता का निष्क्रिय होना। अब यहाँ पे जो अम्लीय है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग निष्क्रिय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निष्क्रिय करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपके ड्यूडेनम में बाइल जूस, ड्यूडेनम में आपके बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस मिलते हैं, जो आपके भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ठीक है। जैसे कि हम पिक्चर में यहाँ पे एक बार बना के दिखाती हूँ। ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है। आपको पता है कि ये वाला एरिया में आपका पैनक्रियाज है, और यहाँ पे आपका लीवर होता है, ठीक है। लीवर से आपके बाइल जूस निकलते हैं, और आप पैनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलेंगे, जो कि ड्यूडेनम में जाके मिलेंगे, और यहाँ पे आपके भोजन को क्या बना देगा, अम्लीय से क्षारीय बना देगा, ठीक है। यानी कि आपके एसिड से वो बेस बना देगा भोजन को, ठीक है। इसी वजह से यहाँ अम्लीयता को निष्क्रिय करने की बात की गई है, न्यूट्रलाइजेशन की बात की गई है। ओके, कहाँ पे, तो आपके छोटी आंत में, ड्यूडेनम वाले एरिया में। ओके, क्या निकलेगा ड्यूडेनम में, बाइल जूस, जो कि आपके लीवर से निकलेगा, ठीक है। और उसके साथ जिसको लोग पित्तरस बोलते हैं, और पेनक्रिएटिक जूस जो कि आपके अग्नाशय से निकलेगा, ठीक है। पेनक्रियास से निकलेगा, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, उससे अग्नाशयी से जो अग्नाशय रस निकलेगा, तो अग्नाशयी रस इसको बोलते हैं। तो कहाँ पे मिलेगा, आपके ड्यूडेनम में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही बाइल जूस, बाइल जिसमें आपके क्या होते हैं, बायोकार्बोनेट्स, ठीक है। बायोकार्बोनेट्स होते हैं जो क्या करेंगे, काइम को, अम्लता को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके बाइल जूस है वो क्या करते हैं, आपके बायोकार्बोनेट्स को क्या करते हैं, बायोकार्बोनेट्स यानी काइम, जो आपका भोजन है, जो कि काइम ही बोलते हैं ना भोजन को, जो स्टमक से निकला हुआ जो भोजन है उसे हम लोग काइम बोलते हैं। तो काइम को क्या करता है, अम्लीय को न्यूट्रलाइज कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, और इससे वातावरण एंजाइम्स के कार्य करने का योग बन जाता है। यानी कि अब वहां का एरिया कैसा बन गया, एंजाइम्स के कार्य करने का योग बन गया, यानी कि आपका अम्लीय जो है वो निष्क्रिय हो चुका है। अब वहां पे क्षारीय जो है अच्छे प्रकार से कार्य करेगा। ओके, क्लियर है, बताइए। ओके, अब हम लोग तीसरा चरण देखेंगे। तीसरा चरण में आपका क्या हो रहा है, तो वसा का इमल्सिफिकेशन हो रहा है, किसका, फैट का। फैट का को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। फैट को क्या कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि बाइल साल्ट, जो आपका क्या है, बाइल साल्ट वसा को क्या करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है, बाइल साल्ट क्या करता है, तो आपके वसा को जो यानी कि आपके फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करेगा, कौन, बाइल जूस। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, किसका, फैट का। उसके साथ ही यह वसा पाचन को आसान बनाता है, यानी कि जो फैट का डाइजेशन है, फैट का डाइजेशन आपका कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटी आंत में क्या होता है आपका, वसा का यानी फैट का डाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किससे होता है, तो बाइल जूस से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए तीसरा चरण तक। ओके, अब हम लोग फोर्थ चरण देखेंगे, जिसमें जहां पे हम लोग देखेंगे पेनक्रिएटिक जूस के बारे में, अग्नाशयी रस का कार्य यहाँ पे किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे कार्य देखेंगे हम लोग अग्नाशय का।
तो अग्नाशय जो हमारा पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास से निकलने वाला रस कई एंजाइम से भरपूर होते हैं, जैसे कि हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, उसके साथ है लाइपेज, न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अग्नाशय से यानी कि पेनक्रियास से निकलने वाले रस जो है कई सारे एंजाइम से भरपूर होते हैं, जिसमें एमाइलेज, इससे पहले भी माल्टोज, लाइपेज, ये सारी चीज देखे ना, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एमाइलेज पर लिखा गया है। एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को क्या करता है, तो माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो ट्रिप्सिन और आपके काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है ये। ठीक है, उसके साथ जो आपके कार्बोक्सी पेप्टाइड्स जो है, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, ये आपके पेप्टाइड्स जो है ये क्या करेंगे, एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का पाचन जो है, सबसे पहले ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन और आपके काइमोट्रिप्सिन वो पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, और इस पेप्टाइड्स को जो है आपके कार्बोक्सी पेप्टिडेट्स जो है ये क्या करेंगे, एमिनो एसिड में तोड़ेंगे। प्रोटीन का पाचन का पूरी तरीके से यहाँ पे पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन होता है आपकी छोटी आंत में। लाइपेज के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है लाइपेज जो है वसा का पाचन यहाँ पे आपका होता है। तो वसा को कैसे क्या करेगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है, कौन, लाइपेज। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है ये आपके डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। ये नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये चारों याद रखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को, बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आने जाने का सिलसिला चल ही रहा है सभी लोगों का, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, कोई नहीं। मैम थोड़ा सा है ना नेटवर्क इशू है, तो बार बार है ना लाइट जा रही है तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओ कोई नहीं, आप तो रेगुलर रहते हैं, कुछ लोग को जैसे कि अभी कुछ लोग आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, कभी आते हैं जाते हैं, रेगुलर रहते भी नहीं, कभी कभी बस चेहरा दिखा देते हैं कि हम आते हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे फोर्थ चरण में आपका क्या हो रहा है, पेनक्रिएटिक जूस निकल रहा है। पेनक्रिएटिक जूस से हम लोग एमाइलेज, उसके साथ आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उसके कार्बोक्सी पेप्टाइड्स और लाइपेज और न्यूक्लियस, ये सारा चीज का सिक्रेशन जो है देखने को मिलता है। ओके, आगे हम लोग फिफ्थ चरण में देखेंगे, तो छोटे आंत का रस के बारे में बात करेंगे, स्यूकस इंटेरस के बारे में बात करेंगे, जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि छोटी आंत से निकलने वाला जूस को इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है ये आपका क्या करेगा, ये आपका स्यूकस इंटेरस निकालता है, यानी कि छोटी आंत का रस निकालने का कार्य करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइप्स ऑफ लाई ब्रेखन। ठीक है, ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा अजीब टाइप का है लेकिन ध्यान रखिएगा इसे। अब ये एंजाइम्स जो है ये निम्न प्रकार के एंजाइम्स निकालते हैं, कौन, आपके इंटेस्टाइनल जूस। हम लोग पेनक्रिएटिक जूस अलग देखे हैं, ठीक है, उसके साथ ही हम लोग बाइल जूस अलग देखे हैं, लेकिन आपका जो इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्यूकस इंटेरियस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका क्या क्या पाचन होता है, तो माल्टेज का आपके माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज और लाइपेज, ये सारा निकलता है आपके। ठीक है, तो माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। आपके सुक्रेज जो है वो आपके सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, और आपके लैक्टेज जो है ये आपके लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में बदलेगा, और आपके पेप्टाइड्स जो है, आपके जो पेप्टिडेट्स जो है ये आपके पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदलेगा। ओके, और आपके लाइपेज जो है ये फैट को फैटी एसिड और आपके ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। यानी इससे पहले जो आपका अग्नाशयी यानी कि पेनक्रिएटिक जूस से जो भी पाचन हुआ उसको और भी यहाँ पे तोड़ने का कार्य जो है वो आपके सुकस इंटेरियस कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार भोजन को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक अम्ल
सभी छोटे छोटे अवयव में टूट जाते हैं, यानी कि जितने भी आपके भोजन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन, यानी सारा चीज का पाचन आपका यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है, ये आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? छठा चरण हम लोग देखेंगे। छठा चरण में जो है हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है आपकी छोटी आंत में। ठीक है, सबको पता है भोजन का पाचन भी होता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, तो भोजन के अणु यहाँ पे विलाई और माइक्रो विलाई द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, विलाई और माइक्रो विलाई द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, विलाई और माइक्रो विलाई के द्वारा क्या करते हैं, तो अवशोषित कर लिए जाते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा जो है रक्त कैपिलरीज के द्वारा, जो हमारे रक्त जो है रक्त कणु के स्वरूप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ब्लड जो है कैपिलरीज के द्वारा जो है ये अवशोषित कर लिए जाते हैं हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये आपके लिम्फ में, लिम्फेटिक जो है, जैसे हम लोग ब्लड में देख रहे हैं कि आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसी प्रकार फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन आपके लसिका में यानी कि लिम्फ में होगा। ठीक है, लैक्टेस के माध्यम से। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? बताइए, छठा चरण तक हम लोग देख लिए, सातवां चरण भी देख लेते हैं। सातवां चरण में आपका हार्मोनल नियंत्रण के बारे में देखेंगे। एक्चुअली पहले का ही है लेकिन उसको बाद में इसको लिख दिए हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, आप लोग सिक्रेटिन के बारे में पढ़े हैं। और पेनक्रियाज को क्या करता है, सिक्रेटिन क्या करता है, तो पेनक्रियाज को बाइकार्बोनेट्स रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, ये कौन करेगा, हार्मोन नियंत्रण का कार्य जो है आपका कहाँ पे हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। किसका सिक्रेशन कर रहा है, कौन से हार्मोन का, सिक्रेटिन हार्मोन का रिलीज कर रहा है। किस लिए रिलीज करवाने का कार्य कर रहा है, ताकि आपके पेनक्रियाज जो है वो आपके बायोकार्बोनेट्स को रिलीज करे। ठीक है, पेनक्रियाज को कार्य करवाने के लिए आपका यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है जिसका नाम सिक्रेटिन है, जो कि बायोकार्बोनेट्स को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। ओके, स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। उसके बाद कॉलिसिस्टोकाइनिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, तो आपके गॉल ब्लेडर, ठीक है, आपके लीवर में गॉल ब्लेडर है जिससे आपके बाइल जूस निकलते हैं, तो गॉल ब्लेडर से बाइल और पेनक्रियाज से एंजाइम्स निकलवाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉलिसिस्टोकाइनिन ये दोनों कार्य करेगा, गॉल ब्लेडर से बाइल निकलवाने के लिए और पेनक्रियाज से एंजाइम्स निकालने के लिए क्या करता है, तो उत्तेजित करेगा यानी कि स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टिमुलेशन का कार्य जो है कौन करेगा, आपके सिक्रेटिन और आपके कॉलिसिस्टोकाइनिन करने का कार्य करेगा। ठीक है, उसके साथ ही इंटरगैस्ट्रोन, ये आपके स्टमक की गति को क्या करता है, धीमा करता है, ताकि भोजन का पाचन धीरे धीरे हो सके। ये आपको ध्यान रखना है। एक और, ठीक है, इंट्रोगैस्ट्रोन ये क्या करेगा, तो स्टमक से अब आपका भोजन निकल चुका है, आपकी अब पूरा प्रभाव जो आपकी छोटी आंत में चला गया, तो आपके स्टमक की गति को क्या करेगा, धीमा करेगा, ताकि भोजन का पाचन धीरे धीरे हो सके। कहाँ पे, छोटी आंत में। ठीक है, कौन करेगा, इंट्रोगैस्ट्रोन। क्लियर है, बताइएगा। ओके जोशना जी, ट्रेवल जी, मैम मीनाक्षी जी, पवन जी, हाँ बताइए मेघा जी। मैम इसको आप एक बार मतलब डायग्राम में समझा सकते हो क्या, थोड़ा सा समझने को ना डिफिकल्ट जा रहा है हाँ हाँ, समझा सकते हैं। जी। देखिए ये हम पिक्चर बना रहे हैं आपका, ठीक है, ये सारा छोटी आंत का बना है, ये आपका बड़ी आंत है। देखिए सबसे पहले आपका जो खाना है, जो बोलस के थ्रू आपके स्टमक में आया, स्टमक में क्या हुआ, एचसीएल आया, जिससे एचसीएल क्या किया, जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया है वो सारे का क्या किया, यहाँ पे मार दिया, जो भी जीवाणु कीटाणु है उसको मारने का कार्य किया। यहाँ पे भी आपका भोजन का क्या है, तो मथने का यहाँ पे आपका कार्य हुआ। उसके बाद आपका भोजन जो है प्रॉपर तरीके से अगर पचने का कार्य होता है, डाइजेशन करने का कार्य होता है, तो आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये आपका लीवर वाला एरिया है और ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, तो
हम लोग यहाँ पे दो चीज पढ़े, एक पढ़े सिक्रेटिन के बारे में और दूसरा पढ़े कॉलिसिस्टोकाइनिन के बारे में। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है क्या करता है, ये जो आपके गॉल ब्लेडर है, जो कि आपके क्या बोलते हैं लीवर में जो गॉल ब्लेडर है, उससे क्या करेगा, बाइल निकालने के लिए जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, कॉलिसिस्टोकाइनिन। और साथ में आपके पेनक्रियास से भी जो है जूस निकालने के लिए, पेनक्रिएटिक जूस निकालने के लिए क्या करेगा, इसे तो स्टिमुलेट करेगा। उसके साथ ही जो सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन क्या करता है, तो ये भी आपके पेनक्रियास से जो है, सिक्रेटिन जो है आपके, वो पेनक्रियास से क्या करेगा, आपके बायोकार्बोनेट को रिलीज करवाने का कार्य करेगा। ठीक है, बायोकार्बोनेट को रिलीज करवाने का यहाँ पे कार्य करेगा। ओके, छोटी आंत का जैसे कि ये वाला एरिया हमारा क्या है, तो ये आपका ड्यूडेनम है। सबसे ऊपर वाला भाग जो है आपका ये ड्यूडेनम के जस्ट बाद वाला एरिया आपका ड्यूडेनम हो गया, और सबसे अंतिम वाला जो आपका इलियम हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्यूडेनम में आपको पता है कि आपका भोजन यहाँ पे आया, और साथ में आपका पेनक्रिएटिक जूस और साथ में आपका बाइल जूस यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपके भोजन को क्या करेगा, आपके ड्यूडेनम में, तो यहाँ आपके भोजन को जो है वो क्षारीय बना देता है, यानी कि अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है, तो उसको खत्म कर देता है, और यहाँ पे क्षारीय योग बना देता है भोजन को, ताकि भोजन का डाइजेशन यहाँ पे अच्छे से हो सके। और ड्यूडेनम में क्या होता है, तो यहाँ पे आपके रक्त से भरा हुआ जो है ये एरिया होता है, ये जगह प्रदान करता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और साथ में आपका डाइजेशन दोनों होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा इलियम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से अवशोषण, अगर जो बचा हुआ चीज है उसका अवशोषण जो है करने का कार्य कौन करेगा, तो इलियम करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जी मैम। पिक्चर इसका तो यही था, और बना हुआ तो अलग से यहाँ से। ठीक है, ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका ड्यूडेनम वाला एरिया जो सी जैसी आकृति है। ठीक है, ऊपर वाला जो आपका ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के जस्ट नीचे वाला ये आपका ड्यूडेनम कहलाएगा, और सबसे नीचे वाला एरिया आपका इलियम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। आज हम लोग इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा है, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा चला जा रहा है। क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे कल। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो माइंड से दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना पढ़ने में, याद रह रहा है ना? ओके, तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ चुके थे। इनके जो इसमें जो कोलन है, ठीक है, कोलन, कोलन को हम लोग यहाँ पे चार तरीके से पढ़े थे। एक आपका असेंडिंग, यानी ऊपर चढ़ता हुआ जो आंत है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग, असेंडिंग कोलन। ओके, जो आपका क्षैतिज है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन। और जो आपका गिरता हुआ आंत है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे डिसेंडिंग, क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। ओके, उसके बाद जो आपका यहाँ पे मुड़ा हुआ जो पार्ट है, ये मुड़ा हुआ जो है आपका, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसा आकृति का होता है मुड़ा हुआ पार्ट, तो ये आपका सिग्मोइड कोलन कहलाता है। ऐसे नाम भी है और ऐसे सिग्मोइड भी है। ठीक है, ऐसी ऐसी आकृति भी है, तो इसको हम लोग सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। ओके, सिग्मोइड कोलन के जस्ट नीचे जहाँ पे आपका मल जमा होता है, ये आपका मल जमा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। जहाँ पे आपके खाना खाने के बाद जो भी भोजन है जो कि नहीं पचता है, जो आपके रेक्टम में जाके जमा हो जाता है, और जब आपका रेक्टम पूरी तरीके से भर जाता है तब फिर एनस के थ्रू जो है आप अपने फूड को निकाल देते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एनस है। ठीक है, ये उसके साथ ही हम लोग जब असेंडिंग कोलन का जो ये वाला एरिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ठीक है, सीकम। और सबसे नीचे वाला जो इसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग अभी सभी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट हिपैटिक जो है यहाँ फ्लेक्सर इसको बोला जाता है। अभी इसको और भी देखेंगे, ये आपका लेफ्ट वाला है और ये आपका राइट वाला हेपेटिक। यहाँ पे स्पेल्निक, ठीक है, स्पेल्निक जो है फ्लेक्सर है, और इस साइड आपका हिपैटिक फ्लेक्सर है। ठीक है, राइट साइड में हिपैटिक और स्पेल्निक जो आपके लेफ्ट साइड में है। ओके, मतलब इसको समझने का मतलब ये है, ऐसे नहीं समझेंगे इसको। ये आपका क्या है, राइट वाला एरिया है, और ये आपका लेफ्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया है। ओके, राइट साइड है तो आपको राइट हेपेटिक फ्लेक्सर बोलेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग लेफ्ट
स्पेल्निक फ्लेक्सर बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली दोनों साइड अच्छे से दिखाने के लिए उस तरीके से दिखाया गया। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। चलिए, तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये पाचन तंत्र का जो कि भोजन के जो शेष बचे भाग होते हैं उसको जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है हमारा बड़ी आंत। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जैसे कि आपके पानी हो गए, ठीक है, आपके वाटर हो गए, या फिर कुछ आपके लवण हो गए, तो उसको पचाने का कार्य कौन करेगा, तो उसे पचाने का कार्य आपको लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। ठीक है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का कार्य करेगा वाटर और सम साल्ट। ठीक है, वाटर और सम साल्ट का एब्जॉर्प्शन करने का, अनडाइजेस्ट फूड जो है उसको पचाने का कार्य करेगा। उसके साथ अगर छोटी आंत की तुलना में हम लोग देखेंगे तो ये चौड़ा होता है। आप तो देख भी लिए पिक्चर में, ये आपको देखने में तो चौड़ा ही नजर आ रहा है ना, जबकि छोटी आंत तो इससे पूरा पतला पतला इस तरीके से था। तो ये क्या है, ये जो है चौड़ा होता है, लेकिन इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई छोटी होती है, और लंबाई भी छोटा होता है बड़ी आंत की तुलना में। ठीक है, अगर हम लोग मीटर में बात करेंगे तो 1.5 मीटर, कहाँ वो 6 मीटर था, ये आपका 1.5 मीटर है। फीट में बात करेंगे तो 5 फीट। व्यास अगर देखेंगे, इसका डायमीटर देखेंगे तो 6 से 7 जो है इसका डायमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो डायमीटर इसका 6 से 7 सेंटीमीटर होगा। उसके साथ ही ये इलियोसिकल वॉल्व से शुरू होता है। आपका छोटी आंत जो खत्म होने वाला है, जो आपका इलियम वाला पार्ट है, तो वहां पे इलियोसिकल वॉल्व से ये शुरू होगा और एनस तक ये समाप्त होगा। ठीक है, अंतिम भाग आपका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, एनस ही है, तो एनस तक ये समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रणति जी, प्रतिमा साहू जी, मेघा जी, पवन जी, अमृता जी, वर्षा जी, मेघना जी, आनंद जी, आभा जी। ओके, अब हम लोग देख लेंगे बड़ी आंत के कुछ पार्ट के बारे में देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 5 भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं, जैसे कि सीकम, अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम, एनस, कैनल। ठीक है, यानी कि गुदामार्ग। तो आपको ऑलरेडी ये सारा चीज याद है। ठीक है, सीकम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया और आपके एनस हो गया। अब सारे के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सीकम को देखेंगे। ठीक है, सीकम जो है ये आपके बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है। आप जैसे पिक्चर में देखें, आपके असेंडिंग कोलॉन थे ना, इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा था असेंडिंग कोलॉन, तो आपका ये सीकम वाला एरिया था। ठीक है, ये सीकम वाला एरिया था। तो सीकम जो है ये क्या है, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, जो एक थैली नुमा संरचना होता है, तो थैले के जैसा होता है। ठीक है, क्या याद रखना है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थैली नुमा संरचना। और ये इलियम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ये आपका इलियम से, जो कि आपकी छोटी आंत का पार्ट है, इलियम, सबसे अंतिम पार्ट इलियम। इलियम से कौन जुड़ा होता है, आपका सीकम जुड़ा होता है। इलियोसिकल वॉल्व द्वारा नियंत्रित होता है ये, और किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा। और ये आपके भोजन जो है, भोजन में काइम को जो है छोटी आंत से प्राप्त करता है। तो जो अपचित भोजन है, जो कि काइम हम लोग बोल रहे थे, जो कि स्टमक से निकला हुआ भोजन है, जो कि काइम है, वो जो उसमें जो बाकी चीजों का जो डाइजेशन हो गया और जो बचा हुआ पार्ट रहा, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वो काइम जो है वो छोटी आंत से प्राप्त करता है। कौन, अपचित भोजन को कौन प्राप्त करता है छोटी आंत से, तो आपका सीकम प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग देखेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये एक छोटा और कीड़े जैसे यानी कि वॉर्म लाइक अंग है, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। इसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये पाचन में कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन ये क्या करेगा, इम्यूनिटी का कार्य करता है। ठीक है, पाचन का कोई, इसको अवशेषी अंग बोलते हैं हम लोग, अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। अब इसका कोई यूज नहीं रह गया, लेकिन फिर भी ये इम्यूनिटी में सहायक है, क्योंकि इसमें लिम्फोइड टिश्यू है, इसी वजह से ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू क्या करता है, तो लिम्फ जो है, जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, तो लिम्फोइड टिश्यू की वजह से ये आपके इम्यूनिटी में सहायक है। नहीं तो यह एक अवशेषी अंग है, इसका बढ़ जाने से बीमारी हो जाता है ना, अपेंडिक्स रोग, तो कटवाना पड़ता है फिर। ठीक है, तो सीकम हो गया क्लियर, अपेंडिक्स हो गया क्लियर, बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
2019 से कटवा लिया है। क्या बोल रहे रुपेंद्र जी? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलन के बारे में। ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। तो कोलन अभी आप लोग पता ही है बड़ी आंत का भाग है। असेंडिंग पढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग कोलन पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स कोलन पढ़ रहे हैं, सिग्मोइड कोलन पढ़ रहे हैं। तो बड़ी आंत का तो सबसे बड़ा ही भाग होगा ना ये कोलन। तो बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। इसके 4 हिस्से में बांटा गया है इसको। सबसे पहले हम लोग असेंडिंग कोलन देखते हैं, जिसको हम लोग आरोही कोलन बोलते हैं ऊपर की ओर चढ़ना, आरोही। तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग कोलन। तो ये सीकम से ऊपर की ओर बढ़ता है और दाएं तरफ स्थित होता है। तो हम लोग पिक्चर में भी देखें, ये आपके दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में स्थित होता है। ठीक है, सीकम के आपके जस्ट ऊपर जो है, ऊपर की ओर ये चढ़ता हुआ होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन के बारे में बात करेंगे। बड़ी कोलन, आड़ी कोलन के बारे में, जो इस तरीके से है आपका क्षैतिज टाइप का है, जो कि दाएं से बाएं यानी पेट की ओर क्षैतिज रूप से होता है। ठीक है, ये आपके पेट के साइड में क्षैतिज रूप से होता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलन के नाम से जानते हैं। फिर डिसेंडिंग कोलन, यहाँ गिरता हुआ आपके यहाँ यानी कि नीचे की ओर। अवरोही कोलन के बारे में बात करेंगे, पेट के बाईं साइड में होती है, आपके लेफ्ट साइड में होता है, नीचे की ओर जाता है। सिग्मोइड कोलन के बारे में बात करेंगे, तो ये आपके एस आकृति का है। ठीक है, नाम भी इसका सिग्मोइड है और आकृति भी ऐसे। ठीक है, एस आकार का हिस्सा है जो कि रेक्टम से जुड़ता है। और आपको पता है ये सिग्मोइड कोलन के जस्ट बाद आपका रेक्टम आता है, जहाँ पे आपका मलाशय जिसको लोग बोलते हैं, जहाँ पे आपका मल जमा होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखता है? एनस दिखता है। क्लियर होगा यहाँ तक? बताइए। ओके, अब हम लोग देखेंगे संरचनात्मक विशेषता के बारे में, स्ट्रक्चर फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो आपके टेनिया कोलाई, 3 लंबी चिकनी पेशियां की पट्टी जो कि कोलन में पाई जाती है। तो कोलन में आपके 3 पेशियां पाई जाती है। ठीक है, पेशियां की पट्टी पाई जाती है कहाँ पे? आपके कोलन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेनिया कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनिया कोलाई, 3 लंबी चिकनी पट्टियां जो कि कोलन में पाई जाती है। उसके बाद है हास्ट्रा। हस्ट्रा हास्ट्रा जो है ये कि कोलन की दीवारों में थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, कोलन की दीवारों में जो थैलीनुमा संरचना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग हास्ट्रा बोलते हैं। उसके बाद है आपका इपी इप, इपिप्लोइक यानी एपिप्लोइक अपेंडेज। ये क्या है? तो ये वसा से भरे छोटे थैलीनुमा उभार है। तो ये वसा से भरा हुआ छोटा थैलीनुमा उभार है। तो ये जो है आपके 3 संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चर फीचर जो है हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। टेनिया कोलाई, हास्ट्रा और एपिप्लाइक अपेंडेज। ठीक है, ये थोड़ा आपको बस ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। हम लोग पिक्चर भी देखेंगे इसका। ठीक है, अब हम लोग कार्य देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। तो जल और लवणों का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। आपके एब्जॉर्प्शन किसका किसका करेगा? वाटर का और सॉल्ट का अवशोषण करने का कार्य करता है। भोजन से अधिकांश पानी और खनिज लवण को अवशोषित कौन करेगा? तो आपका बड़ी आंत करेगा। उसके साथ मल का निर्माण यानी कि मल का फॉर्मेशन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपचित भोजन को ठोस रूप में बदलने का कार्य किया जाता है। यहाँ पे अपचित भोजन को ठोस रूप में बदलता है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? बड़ी आंत में, जो कि मलाशय में जमा करता है। उसके साथ ही बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियल एक्शन यानी कि जीवाणु क्रिया करने का कार्य करता है। बड़ी आंत में आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसको इकोलाई बोलते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया आप लोग सुने होंगे, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि कहाँ पे रहते हैं? आपके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो कि आपके विटामिन के, विटामिन B12, ठीक है, थायमीन और राइबोफ्लेविन का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ई कोलाई बैक्टीरिया आपके आंत में रहना, बड़ी आंत में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्या ये करवाने का कार्य करता है? तो विटामिन के को बनाने का कार्य करेगा, विटामिन B12, थायमीन, ठीक है, और राइबोफ्लेविन को क्या करता है ये? तो यहाँ पे आपके रहते हैं, ई कोलाई रहते हैं, जो कि आपके किसका किसका निर्माण करेगा? तो विटामिन के का। ठीक है, फिलोक्यूलिन, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, थायमीन। थायमीन किसका है? विटामिन B1 को बोलते हैं ना थायमीन।
राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं। तो ये सारे का निर्माण करने का कार्य कौन करेगा? तो आपके जीवाणु क्रिया करेंगे एंड बैक्टीरिया एक्शन जो है करने का कार्य हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी आपके आंत में बैक्टीरिया होना जरूरी है। ओके, जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, सुरक्षा देने में वहां पे। ये सड़ हो गया, ये बताइए समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे श्लेष्मा सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो बड़ी आंत की ग्रंथियां श्लेष्मा यानी कि म्यूकस बनाती है, जो कि मल को चिकना बनाती है। ठीक है, तो यहाँ मल को चिकना बनाएगा तभी तो अच्छे से निकल पाएगा ना एनएस के थ्रू, नहीं तो अगर कड़ा ही मल निकलेगा तब तो फिर पाइल्स का रीजन ले लेगा ना रूप, अगर यहाँ म्यूकस अच्छे से नहीं रहेगा तो बड़ी आंत की ग्रंथियां क्या करेगा? म्यूकस बनाती है, जो कि मल को चिकना बनाती है और आंत की दीवारों को सुरक्षा देती है। तो आंत की दीवारों में हमारे ये म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। उसके साथ मल संग्रह और उत्सर्जन, तो आपके यहाँ पे क्या होगा? स्टोरेज करेगा मल का और इलिमिनेशन करने का कार्य करेगा फेसिस को, यानी कि आपके अपचित भोजन को। रेक्टम मल को क्या करेगा? संग्रह करेगा और एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बाहर निकाला जाता है। तो ये तो सबको पता है, क्लियर होगा यहाँ तक? बताइएगा। यस मैम, रेक्टम, क्लियर है। रेक्टम जो है ये आपके बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यहाँ पे मल कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है रेक्टम में, ठीक है, जमा रहता है, जिसको हम लोग मलाशय भी बोलते हैं हिंदी में। मलाशय से समझ में आता है कि मल जमा रहता है। इसकी लंबाई जो है 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद एनस देखेंगे, एनल कैनाल देखेंगे, ये बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा है। इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है और इसमें जो आपके आंतरिक और बाह्य स्पिंचर यानी कि मसल जो है होते हैं। ठीक है, इंटरनल आपके आंतरिक और बाह्य जो है इंटरनल स्पिंचर मसल होते हैं, जो कि मल त्याग को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मल के त्याग को नियंत्रित करता है। आपका मल जमा होगा तो फिर अगर आपको जब मल का त्याग जब होगा तो उस समय जो है ये स्पिंचर जो है आपका खुलेगा और फिर बाद में जब मल खत्म हो जाएगा तो फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे नियंत्रित करने का कार्य करता है आपका स्पिंचर मसल। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बड़ी आंत का हम लोग एक बार पिक्चर देख लेते हैं। ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे ना टिटेनिया कोलाई, ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नाम हिस्ट, ये क्या है? हॉस्टुरा है, ये देखे थे हम लोग। और एक देखे थे, वो नाम कहाँ दिख रहा है? हाँ, देख ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो राइट कोलाई है, राइट कोलाई फ्लेक्सर, जिसको हम लोग हेपेटिक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे टियोनिक कोलाई, ये जो एरिया है इसको हम लोग टियोनिक कोलाई बोलते हैं बीच में। असेंडिंग कोलोन, ये आपका असेंडिंग कोलोन है। उसके बाद इलियम, यहाँ पे आपके इलियम जो है कहाँ से जुड़ेंगे? सीकम में ही जुड़ते हैं ना आपके इलियम सबसे पहले। ये आपका इलियम, ये आपकी छोटी आंत का पार्ट है। ठीक है, छोटी आंत का पार्ट है इलियम। कहाँ से जुड़े हैं? इलियोसिकल वॉल्व से जुड़ गए हैं यहाँ पे बड़ी आंत में। कहाँ पे? सीकम में। ठीक है, सीकम में जुड़े, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व लिखा है ना, इलियोसिकल वॉल्व आपके हैं जो कि बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ती है। ठीक है, कहाँ पे? सीकम में एक दूसरे को जोड़ रही है। ओके, और उसके जस्ट नीचे आपके अपेंडिक्स है, जो कि इम्यूनिटी का कार्य करता है। लिम्फेटिक टिश्यू यहाँ देखने को मिलता है इस वजह से। और आपका इस साइड अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका ट्रांसवर्स कोलन हो गया, जो कि क्षैतिज में है। उसके बाद लेफ्ट कोलाई है, स्पेनलिक जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चर। और आपका हेस्टुरा है, हेस्टुरा, इसे हम लोग हेस्टुरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में है। ये आपका डिसेंडिंग कोलन हो गया, नीचे गिरता हुआ। ये एस आकृति का आपका क्या हो गया? सिग्मोइड कोलन। ओके, सिग्मोइड कोलन। उसके बाद ये आपका मल जहां जमा होता है उसे हम लोग रेक्टम बोलते हैं, और मल निकालने का जो रास्ता है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पिक्चर? बताइए। एक आप लोगों का कुछ बचा रह गया था, समय हो चुका है। अगर 2 मिनट देंगे तो एक बार उसको भी देख लेंगे हम। एक आप लोग का स्टमक में ना कुछ पार्ट आप लोगों का बचा रह गया था, जो मैं बोली थी आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, शुरुआत में ध्यान नहीं था तो अभी हमको याद आया तो वो करवा देती है तो।
कल हम लोग देखे थे, ये हम लोग कल स्टमक के बारे में पूरा देखे थे, इसमें हम लोग लेयर के बारे में पढ़ना था हम लोगों को, ठीक है। और जो आपके दो चीजों के बारे में देखना था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जठर की दीवारें के बारे में, यानी कि जो आपका स्टमक का जो वॉल है उसके बारे में देखेंगे। आपके म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा हो गए, ठीक है। उसके बाद है आपका मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस और आपके सिरोसा, मस्क्यूलरिस और सिरोसा। जैसे कि ये आपका सिरोसा वाला लेयर है, सबसे नीचे वाला मस्क्यूलरिस लेयर है, सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा लेयर है, ठीक है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। 4 लेयर हम लोग देखे थे कल। तो म्यूकोसा जो है ये अंदर की परत है जिसमें जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। तो जठर यानी कि HCl जिससे हमारा निकलता है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है। म्यूकोसा क्या करता है, ये जठर ग्रंथियां हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन जैसे एंजाइम को स्रावित करती है। प्रोटीन का पाचन आपके स्टमक से शुरू होता है जिसमें पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन ये आपके प्रोटीन के पाचन में जो कार्य करता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है यानी HCl निकालेगा और पेप्सिन एंजाइम्स को निकालेगा। म्यूकोसा कौन निकालेगा, तो म्यूकोसा। सब म्यूकोसा है तो ये क्या करेगा, इसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। सब म्यूकोसा क्या है, उसके ऊपर वाला लेयर है जिसमें आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होता है और साथ में आपका नर्व्स होता है, ठीक है, तंत्रिकाएं होता है। उसके बाद है मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस जो है इसमें 3 परत की मांसपेशियां होती है मस्क्यूलरिस, ठीक है, 3 परत की, जो कि कल हम लोग पढ़े भी थे। इसमें मस्कुलरिस के कितने लेयर हैं, तो 3 लेयर है, आउटर लैंगिट्यूडनल, मीडियल सर्कुलर और इनर ऑब्लिक, ठीक है। क्या क्या है मस्कुलरिस में 3 जो मांसपेशियां हैं, पहला है आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल और मध्य में आपका मीडियल सर्कुलर है और अंतिम में आपका इनर ऑब्लिक है, जो कि भोजन को मथने का यानी चरकिंग का कार्य करता है। हम लोग कल देखे थे ना, चरकिंग का कार्य जो है कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में होता है, मिलाने का कार्य करेगा, ठीक है। मथने और मिलाने का कार्य, जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं तो उसी तरीके का आपको ध्यान रखना है, आपका मस्कुलरिस में यही कार्य होता है, ठीक है। मस्कुलरिस है, मौ से मस्कुलरिस, मौ से मथने का कार्य, ऐसे ध्यान रखिएगा, मथने मिलाने का कार्य यहाँ पे होता है। सिरोसा जो है ये आपके बाहरी परत है जो कि पेट को सुरक्षा देता है, ठीक है। सिरोसा क्या है, आपकी बाहरी परत है जो क्या करता है, आपके पेट को सुरक्षा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पिक्चर देख लेते हैं। ये आपका अभी हम लोग जैसे देखें, मस्कुलरिस के 3 पार्ट हम लोग देखें, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, उसके बाद है आपके सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे लंबा लंबा बना हुआ है, फिर ये आपका सर्कुलर टाइप बना हुआ है और ये आपका ऑब्लिक है, ठीक है, ऑब्लिक। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सिरोसा, उसके बाद मस्कुलर लेयर, मसल लेयर, उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंतिम वाला पार्ट था, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है हम लोग देखे थे म्यूकोसा, म्यूकोसा के जस्ट नीचे वाला पार्ट आपका सबसे अंदर वाला पार्ट आपका म्यूकोसा था, उसके ऊपर आपका सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और उसके बाद आपका सिरोसा देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है, ये बताइए, सारा क्लियर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ भी ऐसा बता है तो आप लोग बचा है तो बता सकते हैं, अगर भूल से छूट गया होगा। मैं तो सारा कुछ करवा दी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप बता दीजिएगा, हम कल क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, ओके। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कल कर लेंगे और इसके बाद वाला सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू मैम। वेलकम सभी को।